ठीक है बच्चे लोगों, आपको मेरी आवाज आ रही होगी होपफुली, और नहीं आ रही तो कृपया आप बता देंगे मेरे को कि आवाज नहीं आ रही है, अभी नहीं। सो लास्ट क्लास में हमने आपको बताना शुरू किया था, हम पढ़ा रहे थे आपको पार्टिकल एंड वेव नेचर का है, फिर पार्टिकल का वेव और वेव का पार्टिकल नेचर क्या होता है। एक पार्टिकल होता है, एक वेव होती है, एक पार्टिकल का वेव नेचर, वेव का पार्टिकल नेचर, ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा हिंट दिया था। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पिछली क्लास में यूट्यूब देख सकते हैं, अभी शायद नहीं बना होगा लेकिन अपलोड हो जाएगा एक आध दिन में। तो एक तो यही मैटर है कि पार्टिकल का वेव नेचर और वेव का पार्टिकल नेचर, यही हमारे सिलेबस में है। पार्टिकल का पार्टिकल नेचर फिजिक्स के सिलेबस में है, वेव का वेव नेचर फिजिक्स के सिलेबस में है, पर वेव का पार्टिकल नेचर और पार्टिकल का वेव नेचर, ये दो चीज हमारे सिलेबस में। क्या? पार्टिकल का वेव नेचर और वेव का पार्टिकल, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी लास्ट टाइम पे, और लास्ट टाइम पर हम थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में हमने आपको कुछ बताया था। आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पार्ट 2 पढ़ाएंगे, और होपफुली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आज हम खत्म करेंगे और फिर समझेंगे आज का टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि हमने ब्लैक बॉडी को पिछली क्लास में समझ लिया था, ब्लैक बॉडी क्या होती है, कैसे काम करती है, पर अब मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि ब्लैक बॉडी में हम वेव का पार्टिकल नेचर दिखा रहे हैं। मतलब मैं साबित करूंगा कि अगर वेव पूरी तरह वेव हो, अगर वेव पूरी तरह वेव हो और उसमें पार्टिकल नेचर नहीं हो, तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को साबित नहीं कर सकता। मतलब क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन उस एग्जाम्पल का हिस्सा है, उस स्टडी का हिस्सा है, उस बात का हिस्सा है जो बात ये साबित करती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कि बीबीआर, बीबीआर उस बात का हिस्सा है जो ये कहती है कि वेव में वेव करेक्टर ही नहीं होता, वेव में पार्टिकल करेक्टर भी होता है। यही हम साबित करना चाहते हैं कि वेव करेक्टर वेव करेक्टर बीबीआर को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। So what we are going to explain is that black body radiation cannot be explained. ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आप वेव के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको वेव का पार्टिकल नेचर बताना पड़ेगा, वही हम बताना चाहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। तो अगर आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देख लें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और उसके पिछले वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम देंगे, यूट्यूब चैनल की कमेंट सेक्शन में देंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग होगी हमारे पास। अगर अभी अपलोड नहीं भी है तो चिंता ना करें, मतलब समझ में तो आपको आएगा बट उतना नहीं आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। यस सर। अच्छा, ये स्पीड ठीक है? ऐसा तो नहीं हम बड़ा फास्ट बोल रहे हो? नो सर, इट इज फाइन। कैमरे को दूर रखने से काम ज्यादा बनेगा क्या, पास रखने से ज्यादा? इतना इतना ठीक है? यस ठीक है, यदि बताओगे तो दूर पास कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है क्लास की स्पीड की, इंग्लिश की समझ में आने की, तो पूरी कर ली जाएगी, ठीक है। आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा परेशान तो खैर चलो आदमी हो जाता है। तो ये शेयर पे गए हम, डॉक्यूमेंट पे गए हम, ठीक।
लास्ट क्लास में मैंने आपको ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन किया था। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं कि इस ब्लैक बॉडी में ये कैसे हल्का सा छेद होता है, लाइट यहाँ आती है, लाइट यहाँ से आती है, टकराती है, फिर टकराती है, फिर टकराती है, फिर टकराती है, टकराती है, टकराती है, टकराती है, अल्टीमेटली घूमती रहती है और लाइट इससे बाहर नहीं जाती। एक ऐसा बक्सा जिसे कहते हैं ऐसा बक्सा, जिस बक्से में लाइट आ तो सकती है, लाइट आ तो सकती है लेकिन लाइट जा नहीं सकती, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR। लास्ट क्लास में हमने आपको BBR एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इस क्लास में ये हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड क्या कहता है, यहां से देख लेते हैं। मान लो एक गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू ब्लैक बॉडी इज ए कैविटी। कैविटी होता है छेद, ये छेद है विद टाइनी होल, ये पूरा छेद बताया उसने, इसमें टाइनी होल हो गए। कैविटी होती है, दांतों में कैविटी होती है ना, आपके दांतों में कैविटी होती है ना, तो दांतों में आपकी कैविटी होती है। तो क्या कहते हैं, दांतों में क्या होती है आपके, कैविटी होती है। तो कहते हैं इन प्रैक्टिस सच्चाई में नो सच बॉडी एग्जिस्ट, एक्चुअल में कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती नहीं, थ्योरेटिकली होती है। ऐसे एक कैविटी है, इस कैविटी में छेद है, इस छेद से लाइट आ तो रही है भाई, लेकिन लाइट आ तो गई किसी तरीके से। कैविटी मींस छेद, कैविटी मींस छेद, लाइट आएगी तो सही लेकिन टकरा टुकरू के यहीं टकरा टुकरू के यहीं रह जाएगी। तो कैविटी मतलब होता है छेद, छेद होता है आपका जो दांतों में छेद होता है, कैविटी। तो कहता है कि इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट, कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेटली मतलब अमूमन फेयरली ब्लैक बॉडी है। ए गुड फिजिकल approximation is a black body is a cavity, cavity मतलब छेद with a tiny hole which has no longer opening, लाइट आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, ये छोटी सी ओपनिंग है यहाँ पे बस, ठीक है। एनी रे एंटरिंग इनटू द होल, जो भी रब की रे आ रही है, क्या कहता है, कहते हैं एनी रे, रे मतलब किरण, रे मतलब क्या होती है, आवाज आ रही है क्या मेरी, अंजलि? एनी रे, रे जो इसमें आ रही है वो आ तो सकती है लेकिन घूमती रहेगी, लेकिन जाएगी बाहर नहीं। तो एनी रे एंटरिंग इनटू द होल विल बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मतलब क्या होता है, टकरा के वापस, ये लाइट आई टकराई वापस, ये है रिफ्लेक्शन। आपको रिफ्लेक्शन समझ में आना चाहिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है टकरा के जाना,
हाँ जी, तुम मैसेज डाल दो, तुम क्या पूछना चाहती हो पूछ लो, चैटिंग पे डाल दो, दिख जाएगा मुझे स्क्रीन पे, मैं उसको जवाब दूंगा। रिफ्लेक्ट मतलब टकरा के जाना, टकरा के जाने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट आएगी वो टकरा के घूमती रहेगी अंदर ही, रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल्स एंड विल इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, इवेंचुअली मतलब क्या होता है, आखिरकार, आखिरकार हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, इवेंचुअली, इवेंचुअली होता है आखिरकार, आखिरकार, इवेंचुअली, एब्जॉर्ब, मतलब अब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, हिंदी में उसको बोलते हैं आखिरकार, इवेंचुअली, आखिरकार, एब्जॉर्ब बाय द वॉल, और आखिरकार वॉल में एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? ये हमें समझ में ये नहीं आ रहा कहाँ से उसमें वो दिखते हैं, क्या कहते हैं उसको, हमारे, ठीक। अब इसके बाद वापस देखते हैं, अब जो लाइट आपकी एब्जॉर्ब होगी, एक लाइट एब्जॉर्ब होगी, अब जो ये लाइट एब्जॉर्ब होगी, अगर ये एब्जॉर्ब होती रहे, जैसे मान लो ये है ब्लैक बॉडी, मान लेते हैं, अब इस ब्लैक बॉडी में भाई साहब आपने लाइट दे दी, अगर ये लाइट आती रही, अब मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि लाइट आ सकती है, जा नहीं सकती, लाइट आती रही, आती रही, आती रही, आती रही, आती रही, तो ये तो गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर लाइट सिर्फ आएगी, जो अब तक मैंने बताया है, मैं तो ये बताया ना कि लाइट आएगी लेकिन जाएगी नहीं, ये तो बता रहा हूं मैं कि लाइट आएगी लेकिन जाएगी नहीं, और अगर लाइट जाएगी नहीं फिर तो ये बहुत गर्म हो जाएगा। अगर लाइट सिर्फ आएगी भाई और जाएगी नहीं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये है कि नहीं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। हमने बोला कि जो लाइट आएगी जाएगी नहीं, लेकिन हाँ ये गर्म भी नहीं होगा। गर्म क्यों नहीं बताता हूं मैं, कि जैसे ये आपका ब्लैक बॉडी है, ठीक है जी, अब ये जो लाइट आपकी इसके अंदर आ रही है बार बार, ये लाइट जिसमें आ रही है बार बार, ये आके इसमें एब्जॉर्ब होगी, तो यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से कुछ दूसरी रेज निकलेंगी जो ठंडा कर देंगे इसको। ये जो निकलती हुई रेज हैं यही तो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब ये ब्लैक बॉडी गर्म हो जाएगी, कोई भी गर्म चीज तो वो रेज निकालती है ना, है कि नहीं, जब ये गर्म हो जाएगी तो ये ब्लैक बॉडी क्या लगेगी, रेडिएशन निकलेगी। ये जो रेडिएशन है यही तो ब्लैक बॉडी है, इसे बोलते हैं BVR, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझ में आएगा आप लोग को बच्चों? काजल, रूपा, यशिका, किसी को आ रहा है क्या, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, आवाज आ रही है, तो बाकी लोग क्यों नहीं आ रही? ओके, गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है, यू आर ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, सो अब क्या कहता है कि अब जब ये गर्म लाइट इस पे आ रही है इस ब्लैक बॉडी में, नहीं ठीक है, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं यार, प्लीज लिखो मत, चैटिंग बंद करो प्लीज, लक्ष्य बंद करो। ये जो हमारा ऑडिबल है सिस्टम, अब इसमें लाइट आ तो रही है, कहीं कहीं से लाइट आ रही है, लक्ष्य प्लीज मत लिखो, बोल क्यों नहीं पा रहे यार, बोलना तो बोल लो ना। अब मैं तुम अनम्यूट कर दिया, तुम अनम्यूट कर सकते हो, म्यूट करना है तो अभी जो लाइट आपकी आ रही है
जो लाइट आ रही है वो लाइट इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। अब्जॉर्ब हो जाएगी तो अब्जॉर्ब होने के बाद जब इसमें लाइट ये अब्जॉर्ब हो गई ना, फिर कुछ और लाइट बाहर आएगी यहाँ से, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दैट इज कॉल्ड, हाँ आप लोग म्यूट कर सकते हो अगर आपको करना है तो। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ठीक, ठीक। अब क्या करता है, लेकिन ऐसे तो हमारी चीज बहुत गर्म हो जाएगी। अगर ब्लैक बॉडी को हम गर्म होते देने चाहेंगे तो कभी तो बहुत तो गर्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा फट जाएगी। तो फटेगी तो नहीं, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी है मेरे पास, उसमें लाइट आ रही है तो लाइट जा भी रही है। मान लो येलो कलर की रही है तो जाने वाली उस तक ग्रीन कलर की, दोनों सेम कलर की लाइट नहीं होगी, क्योंकि बीच में वो एब्जॉर्ब होती है। तो लाइट आएगी, वो एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो रेडिएट। तो अब कहता है कि इससे क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितनी हीट वो ले रहा है उतनी हीट वो दे रहा है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साहब कि जितनी जितनी ले रहा है उतनी ही दे रहा है। मतलब कि टेम्परेचर क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर जितनी हीट में लेता हूं उतनी हीट में दूंगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? Yes, sir. ठीक है, गुड। तो अब क्या कहता है कि जी थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जितनी हीट ये लेगा उतनी हीट ये देगा। ठीक है, वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर विल बी सेम, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। इट रेडिएट्स, मतलब एमिट करता है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी वो लेता है पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जो टेम्परेचर से वो लेता है बाहर से और वही वो बाहर देता है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी में अंतर आएगा। कहना क्या चाहता है कि ब्लैक बॉडी, ये मान लो ब्लैक बॉडी है, ये जितना एनर्जी देगा, लेकिन लेगा ये येलो लाइट और एमिट करेगा मान लो ग्रीन लाइट। सर ब्लू लाइट नहीं ले सकता। सेम लाइट नहीं लेगा। जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, जो आपने डाली इसने पूरी एब्जॉर्ब कर ली। अब एब्जॉर्ब करके इसने ये हिस्सा गर्म हो गया, इसका तो ये हिस्सा गर्म हो गया ना जी, ये वाला हिस्सा। आपने जो इसको लाइट दी थी उससे एब्जॉर्ब हो गया। नहीं, आप जब ये सोचते हो ना थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये मत सोचो लाइट बराबर आएगी ना, एनर्जी बराबर आएगी। यहाँ पे थर्मल का मतलब क्या है, हीट। में थर्मल का मतलब क्या है, हीट बराबर है, लाइट बराबर नहीं है भाई। Black body is in thermal equilibrium with surrounding, not in the lighting illumination equilibrium नहीं है भाई। जो लाइटिंग लेगा वो लाइटिंग नहीं देगा, हाँ हीट बराबर कर देगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, हीट बराबर करेगा, ना कि लाइट बराबर करेगा। लाइट को कम ज्यादा करेगा ही करेगा, लेकिन हाँ हीट बराबर कर देगा। ठीक है जी, क्लियर हुई बात ये? आवाज हिमांशु? ठीक है, उसका माइक भी ओपन नहीं हो रहा है। सबके साथ हो रहा है क्या माइक? चलो ठीक है।
सर काम कर रहा है। काम कर रहा है ना, ठीक है ठीक है, गुड वेरी गुड। अब हम वापस आ गए दोबारा से। क्या कहता है, इट रेडिएट्स, रेडिएट करेगा, बाहर फेंकेगा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी फेंकेगा, लाइट नहीं फेंकेगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फेंकेगा। हीट क्या है, हीट एनर्जी है। Same amount of energy per unit area as it absorbed from surrounding in any given time. The amount of light emitted, intensity of radiation from and spectral distribution depend on its temperature. क्या कहता है कि ये जो ब्लैक बॉडी से लाइट आ रही है, ये जो ब्लैक बॉडी से बाहर लाइट निकल रही है, इस लाइट की बात कर रही है, ये है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये लाइट जो बाहर आ रही है इस ब्लैक बॉडी से, ये हमारे सवाल का इशू है। ये इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ना कि जाने वाली लाइट। जो लाइट इसमें जाती है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं है, जो इससे आती है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ठीक है जी, यस सर। क्लियर? यस सर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, जो ब्लैक बॉडी से आ रही है, ना कि ब्लैक बॉडी में जो जा रही है। ठीक है जी। अब कहते हैं ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी, ठीक है, और इसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, लैम्डा या फ्रीक्वेंसी। लैम्डा अगर आपको पता होगा तो फ्रीक्वेंसी अपने आप निकाल लोगे आप। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू, पता है ना ये तो? यस सर। तो इंटेंसिटी होती है कि जी इतने छोटे से एरिया में कितनी लाइट है। ये क्या है, भाई कड़ी धूप पड़ रही है, हल्की धूप पड़ रही है, सूरज रोज निकलता है, कभी छत पे जब सर पे होता है तो धूप करड़ी हो जाती है ना, करड़ी धूप बोलते हैं ना, तो करड़ी धूप है भाई। यस सर। तो इंटेंसिटी हाई होगी भाई। अगर धूप 12 बजे निकली होती है दोपहर में तो उसकी इंटेंसिटी हाई होती है। इंटेंसिटी का मतलब है छोटे से एरिया में कितनी पड़ रही है भाई। जब सूरज ऐसे होता है ना तो यहाँ पे ऐसे पड़ती है लाइट, लेकिन जब सूरज सर पे होता है तो ऐसे पड़ जाती है, ज्यादा पड़ जाती है ना। इंटेंसिटी का मतलब समझे कि नहीं भाई? यस सर। इंटेंसिटी मतलब है नंबर ऑफ लाइट्स पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। और स्पेक्ट्रल का मतलब है लैम्डा या म्यू, और लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू, ठीक है ना। तो ये जो लाइट हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से बाहर आ रही है, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से बाहर आ रही है, इसकी इंटेंसिटी और इसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। कितना इसका टेम्परेचर है। मजा आया, समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा और फ्रीक्वेंसी, भाई मैंने बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लैम्डा घटेगा। यस सर। कि अगर टेम्परेचर हाई है तो इंटेंसिटी भी हाई होगी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। लास्ट क्लास में मैंने बताया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। जब ज्यादा लाइट पड़ेगी
तभी तो गर्म ज्यादा होगी, और उल्टा ज्यादा गर्मी होगी तो लाइट ज्यादा निकालेगा वो। भाई सूरज सर पे खड़ा रहेगा तो इंटेंसिटी हाई है ना, तो टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी, ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी ज्यादा टेम्परेचर होगा। कोई दिक्कत है इस बात में क्या? नो सर। काजल? नो सर। है ना? रूपा? देखो नो सर, समझ आ गया। इंटेंसिटी सर। क्या होती है? Sir, it means that these both are in a fixed proportion. If one increases, the other one decreases. Sir, explain intensity again. एक्सटेंसिटी है कि भाई मेरे सर पे सूरज सीधा सीधा खड़ा है, 12 बजे खड़ा है मान लो, तो 12 बजे खड़ा है, 12 बजे खड़ा है, तो ये मान लो 12 बजे का टेम्परेचर है, ये सूरज है, जिस लाइट ऐसे आ रही है। तो 1 2 3 टोटल 8 लाइनें आ गई। अब शाम को क्या हुआ जी? शाम को सूरज यहाँ चला गया, ऐसे लाइट आई 1 2 और 3, बस 3 लाइट तो आई। मेरा तो एरिया उतना ही है ना भाई। जब सर पे खड़ा तो 8 लाइट आई। सुबह सुबह कितनी लाइट आई? 3 लाइट आई ना सुबह तो। यस सर। उसी एरिया में 3 लाइट आई कि नहीं आई? अरे पेन नहीं, नहीं समझ में आई गिनती आपको? तो सर ये चेंज ऑफ लाइट को इंटेंसिटी कहेंगे? नहीं, इंटेंसिटी मतलब कितनी तेज पड़ रही है लाइट, कितनी ज्यादा पड़ रही है लाइट। ओके सर। अगर ज्यादा लाइट पड़ेगी तो ज्यादा गर्म करेगी, कम Sir, लाइट amount. पड़ेगी तो कम गर्म करेगी। उल्टा भी कह सकते हैं, जब ज्यादा गर्म चीज होगी तो ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, कम गर्म चीज होगी। नहीं ये ब्लैक वाला, हाँ ठीक है, क्लियर हुई बात ये कि यस सर। ये टेम्परेचर का लेना देना है इंटेंसिटी के साथ भाई। ठीक है ना? इंटेंसिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलूं? अब Yes, इसको sir. समझ में आगे कुछ और आ जाएगा। At a given temperature, intensity of radiation emitted increases with increase in wavelength, which is a maximum value at a given wavelength, and then start decreasing with further increase of wavelength, as shown in figure 8.1. और देखो फिगर 8.1 पे आ जाओ। फिगर पे आ गए हम, फिगर 2.8 पे आ गए ना। ये ऐसा ऐसा क्या कहता है, दोबारा समझो कि जब आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो टेम्परेचर है T2 is more than T1। ये ऐसा मैडम से बोला ऐसा करने की। T2 is equal to T1 क्या कहता है कि T2 is greater than T। जब T2 ज्यादा है तो T2 की इंटेंसिटी और T1 की इंटेंसिटी। जब T2 ज्यादा है तो T1 की इंटेंसिटी भी तो ज्यादा है T2 की। यस सर। तो T1 की इंटेंसिटी भी कम। दोबारा समझेंगे, टाइम लगेगा, नॉट सो इजी, टाइम लगेगा। हमने क्या बताया आपको, टेम्परेचर T2 का ज्यादा है T1 से। ठीक है, ठीक। तो T2 की इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है T2 की, और ये T1 की इंटेंसिटी है। तो T2 की इंटेंसिटी ज्यादा है T1 से। एग्रीड? कोई दिक्कत इस बात में? नो। अब जब इंटेंसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है। देखो वेवलेंथ कितनी है, 1000, इसकी 3000, या इसको मान लो ये 1000 मान लेता हूं मैं, इसकी 1000 है तो ये 2000 ही हुई ना। कहना क्या चाहता हूं
कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेगी। कोई डाउट नहीं इसमें तो। लेकिन एक बात मैंने और बताई थी आपको कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगी। इस बारे में एक लंबा डिस्कशन हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ कैसे घटेगी और ये साइन क्या होता है, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में कोई बच्चा था क्या? ऐसा कोई बच्चा जो लास्ट क्लास में नहीं था? Yes, sir. I was not there. हाँ, तो आप टेंशन ना लें, इसका यूट्यूब पे आपको पिछली क्लास में मिल जाएगा। ठीक है। मैं सर इसी साइन को दो नाम से बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, अगर टेम्परेचर ये टेम्परेचर इंटेंसिटी, इसको बोलूंगा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। लेकिन ये होगा टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओके सर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, साइन वही रहता है। अपॉन में होगा तो इनवर्सली हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अगर 1/, में होगा तो इनवर्सली हो जाएगा, बोलेंगे इसको। साइन वही से दिखेगा, दिखने में वैसे ही है, दिखने में कोई अंतर नहीं है। ओके सर। हमने बताया कि टेम्परेचर ज्यादा है T1 से तो T2 की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई T1 से। बट इधर देखेंगे तो 1000 वेवलेंथ है, तो 1000 वेवलेंथ कम है 2000 से, 1500 से। ठीक है, तो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, दो ब्लैक बॉडी है, एक ये T1 वाला T2 वाला है और एक T1 वाला है। दो ब्लैक बॉडी है ना, इससे कोई रेज निकल रही है, इससे भी कोई रेज निकल रही है। क्या कहते हो? नहीं, इससे जो रेज निकल रही हैं उनकी इंटेंसिटी मान लो, हमने मान ली T2 I2, इसकी मान लेंगे I1। अब दो ब्लैक बॉडी है मेरे पास, कोई दिक्कत इस बात में? No, sir. I have two black body, I have two temperatures, I have two intensity, I have two wavelength. Agreed? Yes, sir. दो ब्लैक बॉडी हैं तो दो टेम्परेचर होंगे, दो टेम्परेचर होंगे, दो वेवलेंथ होंगी, दो वेवलेंथ होंगी, दो इंटेंसिटी होंगी। एग्रीड? वेल डन। So at a given temperature, the intensity of the radiation emitted, emit मतलब निकालना, increases with increase in wavelength। जब वेवलेंथ बढ़ाओगे, ठीक है, रीचेज एट मैक्सिमम। अब देखो क्या कहता है, ये ग्राफ देख रहे हो, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, ये ग्राफ बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। इसका मतलब क्या है, समझने की दूर है। कहता है कि 90 नंबर लाने वाले बच्चे ये हैं। जब बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं तो 90 नंबर लाने वाले बच्चों का हिस्सा ये है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। हिस्सा देखो, इस ग्राफ में मैंने आपको तीन चीजें समझाई, T2 T1 समझाया, इंटेंसिटी समझाया, वेवलेंथ समझाया। अब मैं कुछ और चीज समझा रहा हूँ इसी ग्राफ में आपको। क्या कि ये ग्राफ पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है घटता क्यों है। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि ये ग्राफ बढ़ता और घटता क्यों है, बढ़ता और घटता क्यों है, समझे कि नहीं? Yes, sir. पहले मैंने समझाया कि टेम्परेचर ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी कम होगी, फिर समझाया वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब मैं आपको नई चीज समझा रहा हूँ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये ग्राफ बढ़ के घटा क्यों और ये ग्राफ भी बढ़ के घटा क्यों। लेकिन 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 ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जल्दी चढ़ा, ये दूसरा ग्राफ देख रहे हो, ये बाद में चढ़ेगा। सर दूसरा वाला तो पहले गिरा हुआ ही है। हाँ, तो अब सवाल वही है ना कि ये चीज
इसके ऊपर क्यों नहीं आई? क्वेश्चन ये नहीं है कि, क्वेश्चन ये है मेरा कि भाई साहब जब ये ऐसे चढ़ के ऐसे गिरा तो ये ग्राफ भी तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे चढ़ के ऐसे गिरना चाहिए था। ऐसा नहीं हो रहा। ये देख रहे हो, इसकी पीक और इसकी पीक अलग है ना? यस सर, काफी दूर। मैं कहना चाहता हूं कि ग्राफ की शेप अलग है साहब। ये पहले वाला ग्राफ ऐसा है, दूसरा वाला ग्राफ ऐसा है। देख रहे हो, ग्राफ का जो स्टाइल है ये पहले वाला है, इसका आधा हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा बड़ा है। और हमारे दूसरे वाले का ग्राफ का क्या है, ये हिस्सा बड़ा है, ये हिस्सा छोटा है। टफ है, आसान नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, समझना मुश्किल है। ठीक है, देखो मजा देखो। अब इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पढ़ाऊं आगे? Yes, sir. So what is का रीजन क्या है? हैं? सर T1 और T2 अलग लगा रहा है इसका वेवलेंथ, तो उसका रीजन क्या है? नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो पता नहीं चल रहा मुझे। देखो, अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था कि ये T2 बढ़ने से ये इंटेंसिटी हाई हो गई, ये T1 बढ़ने से इंटेंसिटी कम हो गई, यहाँ वेवलेंथ कम हो गई, यहाँ वेवलेंथ ज्यादा। ये पढ़ाया मैंने। अब मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ आपको? ये पढ़ाना चाहता हूँ, ये ग्राफ पहले उठता है फिर गिरता है, और ये ग्राफ उठने में देर लगाता है। समझ रहे हो? हाँ, रीजन बताऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन तो क्लियर हो जाए आपको। इस क्वेश्चन के जवाब में ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ठीक है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट। अभी हम आज क्वेश्चन को बच्चे 15 मिनट डील नहीं कर पाएंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन समझ लेंगे, हम सिर्फ नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि ये ग्राफ ऐसा क्यों है। ठीक है, यस सर। क्या कहता है? एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन emitted with the increase in wavelength reaches maximum। शुरू में बढ़ेगी फिर गिरेगी, and then start decreasing with further। देखो, शुरू में वेवलेंथ बढ़ रही है तो इंटेंसिटी बढ़ रही है। क्या कहता है? मैंने आपको बता दिया, अभी तक मैंने बताया था आपको कि टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती है। क्या कहते हैं? बताया ना मैंने आपको। मैंने बताया आपको टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ घटती है कि नहीं? यस सर। अब मैं क्या बता रहा हूं? अब मैं आपको बता रहा हूं साहब, वेवलेंथ में और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है? शुरू में डायरेक्टली है, पहले फेज में। पहले फेज में वेवलेंथ बढ़ रही है, फिर वेवलेंथ भी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन इसके बाद वाले हिस्से में ये देखो, अब ये ग्राफ दो हिस्सों में बढ़ गया भाई साहब। यहां से क्या कहता है कि पहले वाले हिस्से में सर अगर टेम्परेचर और इंटेंसिटी देखो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर और ये मजे वाली बात, मैं समझ गया। आप कह रहे हो कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। बिल्कुल साहब, ये बात मैंने बताई है आपको, अभी समझाई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको ये बताई कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। बिल्कुल, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको इसको छोड़ करके इन दोनों में बता रहा हूं रिलेशन। इन दोनों के बीच में क्या है? इंटेंसिटी का वेवलेंथ से क्या लेना देना भाई? ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? आज सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, अब मैं आंसर कैसे बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए कि ग्राफ को दो हिस्सों में बांट लिया मैंने। ग्राफ को दो हिस्सों में यहां से काट लिया। ग्राफ ऐसा है आधा, और आधा ऐसा है। क्या कहते हो? दोनों मिला के तो ऐसा है।
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको ग्राफ दो हिस्सों में बांटा दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है। Yes, sir. जब बढ़ X रहा है axis and Y axis. नहीं, यही एक ग्राफ किससे तो है ना, ये दोनों। यहाँ पे आई बढ़ रहा है तो लैम्डा भी बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर क्या है, आई बढ़ रहा है तो लैम्डा घट रहा है, लैम्डा घट रहा है, ये लैम्डा बढ़ रहा है तो आई घट रहा है। देखो टफ है, मैं समझ गया, कंफ्यूजन है ये। हमने आपको बताया टेम्परेचर और आई का संबंध, मैंने आपको बताया टेम्परेचर और लैम्डा का संबंध। अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ आई और लैम्डा का संबंध, और ये सीधा नहीं है। क्या कहता है, आई और लैम्डा पहले हाफ में साथ चलते हैं, लैम्डा बढ़ाओगे आई बढ़ेगी, आई बढ़ाओगे लैम्डा बढ़ेगी, फिर दूसरे हाफ में क्या कर देते हैं ये, क्या है क्वेश्चन। मैं कहना चाहता हूं कि ये ग्राफ दो हिस्सों में है, क्या आप देख पा रहे हैं। Yes, sir. आप इसको X हटा and Y, lambda and intensity. देखो, अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, आखिरी वाले हिस्से को देखेंगे तो घट रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को देखें तो एक हिस्से में ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, ऐसे तो है। Yes, sir. यहाँ ये बढ़ रहा है और यहाँ ये घट रहा है, दोनों को मिला दो। अब यही तो कहता है वो, यही कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये वेव का वेव करेक्टर नहीं है। बताएगा, क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्वेश्चन क्लियर कर लो पहले आप। सर अगर दोनों चीज हो रही है तो करेक्टर हाँ, नहीं यही है। तो, वही तो वो बताएगा। कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी को बता नहीं पाएगा, फिर हमारे आएंगे मिस्टर मैक्स प्लैंक और फिर उनका नाम होगा देश में, विदेश में, वर्ल्ड में। उसने कहा जी ग्राफ घट भी रहा है, ग्राफ बढ़ भी रहा है, कैसे हो गया ये। यही तो क्वेश्चन है ना। At a given temperature, intensity of the radiation emitted decrease with increasing wavelength, reaches a maximum, maximum पहुंच गई at a given wavelength and then start decreasing with further increasing wavelength। तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, यही तो क्वेश्चन है। Also, as temperature increases, maximum of the curve, maximum कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो गया। भाई टेम्परेचर ज्यादा है तो ये देखो, एक ग्राफ ऐसा है और दूसरा ग्राफ ऐसा है, चढ़ने में बहुत टाइम लिया ना इसने। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ इधर खिसकेगा, लेफ्ट साइड में खिसकेगा। नहीं समझ आया। ग्राफ में दो चीज दिखाई उसने, एक चीज तो ये दिखाई कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है फिर घटता है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन छोड़ दो, आंसर को समझा दूंगा। आप क्वेश्चन समझ लो, आंसर आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, नहीं आया, आवाज नहीं आ रही क्या। आ रही है सर। अरे क्या हुआ, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना। Yes, sir. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, प्रियंका, प्रियंका आवाज आ रही है, नहीं, निशिका, यस सर। यस सर आ रही क्वेश्चन है। आया। क्वेश्चन ये है कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ हमने कंपेयर करके देख लिया, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्राफ है,
ये ग्राफ टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये ग्राफ ऐसा होगा, पहले खड़ा हो जाएगा फिर गिरेगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो पहले ये खड़ा होने में टाइम खींचेगा। ये कैसा क्यों कर रहा है? ये देखो छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मान लो ऐसा हो सकता था ना, तो खड़ा क्यों नहीं हो रहा? ये खड़ा क्यों, ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा? ये ऐसा क्यों हो रहा है? समझ आया क्वेश्चन आपको? यस सर। हाँ, आंसर भी आ जाएगा, क्वेश्चन तो आए पहले। तो कहता है आल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर T2 का ज्यादा है ना T1 से, तो मैक्सिमा, ये क्यों क्या बोलते हैं? ये चोटी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। ये चोटी क्या है? मैक्सिमा, इसे बोलते हैं। पर्वत की चोटी क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। कोई ग्राफ है, इसे क्या बोलते हैं? मिनिमा। ठीक है बंधु, चोटी को क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमा। ये दो मैक्सिमा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैक्सिमा लेफ्ट को खिसकेगा। मैक्सिमा कहाँ खिसक रहा है? मैक्सिमा लेफ्ट में है ना। अगर 3 ग्राफ हो जाएं, एक T1, एक T2, एक T3, तो T3 सबसे इधर आएगा। If T3 is more than T2 and T2 is more than T1, तो T3 will be leftist. टेम्परेचर बढ़ने से मैक्सिमा भी लेफ्ट में खिसक रहा है, समझे कि नहीं? कहता है विद इंक्रीज इन वेव, यहाँ कहता है आल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड द वेव शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ तो क्या हो, लेफ्ट हो गया ना। इधर लेफ्ट है ना। नहीं आया क्वेश्चन में? नहीं आया क्या बच्चों? ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? नो सर, सर आ गया। ठीक है, आपको पहले ग्राफ समझाया मैंने, इसका एक्सप्रेशन दूंगा मैं। सो नाउ यू गेट ए फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड, इसके लिए बहुत प्रयास किया गया, बट कोई भी इसको ठीक से नहीं बता पाया। फिर आए हमारे मिस्टर मैक्स प्लैंक, जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक, on the basis of which we have H, Planck's constant, and we have a quantum theory of physics. जब इसे कोई नहीं बता पाया तो कौन आए? मिस्टर मैक्स प्लैंक आए और एक्सप्लेन करेंगे इस थ्योरी को, और क्वांटम थ्योरी आएगी। ठीक है, यस सर। अभी आ अब ब्लैक प्लैंक ने क्या कहा? अराइव ए सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप। उसने कहा मेकिंग एन assumption, क्या उसने माना? assumption बनाया क्या? that absorption and emission radiation arise from oscillator। कहता है कि लाइट के जो पार्टिकल हैं ये हिलते हैं, टक 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 टक। पार्टिकल यहां से हिल के जाएगा इधर, यहां से हिल के आएगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट मतलब क्या होता है? ऑसिलेट करना। सर वाइब्रेट। हाँ, वाइब्रेट करना क्या होता है कि एक ही चीज के इधर और इधर घूमना, पेंडुलम की तरह। पेंडुलम की तरह इधर भी जाना इधर भी जाना, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इसने बताया कि ऑसिलेशन से एमिशन होता है, रेडिएशन। रेडिएशन ऑफ एमिशन बाय ऑसिलेशन ऑफ द ब्लैक बॉडी। जो ब्लैक बॉडी के पार्टिकल हैं वो हिलेंगे ऐसे 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 ऐसे।
जाएंगे आएंगे आएंगे जाएंगे जाएंगे आएंगे आएंगे जाएंगे, हिलेंगे हिलेंगे तो वाइब्रेट करेंगे तो ऑसिलेट करेंगे तो लाइट एमिट करेंगे। ये किसने बोला? मिस्टर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको नेक्स्ट क्लास में संडे को। भाई तो अपने क्लास के बच्चों को बताते नहीं हो क्या? जो आपके 70 बच्चे होते हैं, हमारे क्लास बच्चे बहुत कम आते हैं भाई। 2 PM to 4 PM on Sunday on agreed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes. है। तो अभी आपके पास एक तो काम क्या है कि मैं अभी YouTube चैनल बनाऊंगा, पिछली जितनी भी क्लासेस हैं सबको देख लेना है, पहला काम है। और दूसरा काम है कुछ बच्चे लाते रहना है, बच्चे बढ़ाते रहना ताकि हमारी क्लास में बच्चे रहें। ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. हमारा मनोबल बना रहे कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं। ठीक पढ़ा रहा हूँ ना? मैं गलत पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. पता नहीं चलता ना मेरे को, तो बच्चे बढ़ते तो पता चलता है बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, हम ठीक पढ़ा रहे हैं। Yes, sir. तो अब आपका दो काम है, पहला है कि आपको जितनी भी पिछली क्लासेस हैं इनको देखना है, दूसरा है कि बच्चे बढ़ाने हैं। ओके? आप लोगों को एक एक घंटे पर, तो आप क्लास टाइम टेबल भूल जाते हो क्या? आप लोग हर क्लास में आ नहीं पाते हो, क्या बात है आप लोग? सर फिजिक्स में सर मैं अकेले ही आता हूँ और कोई कोई आते तो वो चले जाते। नहीं, तो हमारा टाइम टेबल है 8:30 से 9:30 PM ऑन फ्राइडे। ठीक है? और संडे को हम पढ़ते हैं 2 से 4। 4। मेरा टाइम तो सबको पता है ना, कोई अंतर है कोई इसमें? नो मेरा सर, टाइम तो पता है क्लियर है सर। ना? यस सर। ठीक है, तो ये है। और बताओ, और कोई समस्या आप लोगों को? अभी कितना मजा आ रहा है, कुछ पता नहीं चलता कि क्लास में कैसी पढ़ा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। पता है आपको? वी आर नॉट एबल टू सर समझ आ फाइंड। रहा है सर। समझ में आ रहा है ना? इट इज टफ। मैं कभी ये नहीं बोलता आसान है, एक एक टॉपिक में टाइम लगता है भाई। मैं ये तो नहीं बोलता आसान है, बट ये समझा दूंगा, मेरी गारंटी। आपको टॉपिक अच्छे से आएगा, इसकी जिम्मेदारी में ले। टॉपिक तो इजी नहीं होगा, होगा क्या? अगर ये आईआईटी में आना है, अगर ये एनआईटी में आना है, अगर इससे पढ़ करके तुम्हें कुछ बनना है तो आसान तो नहीं। क्या भानु गलत कह रहा हूँ क्या? नो सर। हाँ प्रियंका, गलत कह रहा हूँ क्या? जसिका? नो सर। नो सर। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि टफ होता है, लेकिन कोई इलाज नहीं है। बहरहाल ठीक है, आप लोग क्लास सर रेगुलर करते रहे। एस्पिरेंट्स ज्यादा है तो फिर जो कंपटीशन है वो भी ज्यादा है, इसलिए टफनेस लेवल भी। कंपटीशन ज्यादा है, एक एक टॉपिक पे बहुत टाइम लगेगा, तभी टॉपिक आएगा, तभी एग्जाम में क्लियर। अगर हम सोच रहे हैं कि हम बहुत स्पीड से बढ़ करके टॉपिक को फटाफट लड्डू की तरह खा लेंगे तो नहीं होगा। टॉपिक में टाइम लगेगा, जान लगेगी। ठीक है, चलो बहरहाल संडे तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, और YouTube चैनल बन जाएगा तो उस पर कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके Okay, sir. Good night, ठीक है। sir. आप रेगुलर क्लास अटेंड करते रहें, आप रेगुलर क्लास अटेंड करें, है ना? मैं देख रहा हूँ बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं, कोई क्लास स्किप ना करें। ठीक है, और स्किप हो जाती है तो पिछली क्लासों की रिकॉर्डिंग देख लें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।